हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होली का त्यौहार बहुत अच्छी तरह से मना लिया है आपने। चलिए, आज हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और एजेंसी जो है टॉपिक हमारा चल रहा है। एजेंसी का जो टॉपिक चल रहा है उसमें हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा रिकॉल कीजिए कि टॉपिक कौन कौन से पढ़े थे। एक सब एजेंट के बारे में पढ़ा था, इसके अलावा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के बारे में पढ़ा था। सब एजेंट कौन होता है? सब एजेंट इज द एजेंट ऑफ ओरिजिनल एजेंट, यानी कि रिलेशनशिप जो होती है ओरिजिनल एजेंट और सब एजेंट के बीच में वो होती है दैट इज ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट की रिलेशनशिप होती है। उससे पहले हमने पढ़ा था, एक क्वेश्चन मार्क था कि क्या एजेंट जो उसे वर्क मिला है क्या वो डेलीगेट कर सकता है किसी और पर्सन को? तो आंसर इज नो। ए डेलीगेट कैन नॉट डेलीगेट हिज अथॉरिटी, क्योंकि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में एक रिलेशनशिप और ट्रस्ट होता है, विश्वास का रिश्ता होता है। जो एक आदमी यानी कि जो प्रिंसिपल है वो दूसरे आदमी के ऊपर जो विश्वास जता रहा है, शायद मुमकिन है कि वो किसी थर्ड पार्टी के ऊपर वो विश्वास ना जता पाए। तो एजेंट को भी हक नहीं है, ओरिजिनल एजेंट को भी हक नहीं है कि उस विश्वास का उस विश्वास को तोड़े। और जिस विश्वास के साथ प्रिंसिपल ने ओरिजिनल एजेंट का चुनाव किया है किस काम को करने के लिए, मुझे लगता है कि सबसे उपयुक्त बंदे आप हैं। और एजेंट वही काम किसी और थर्ड पार्टी से करा के करना चाह रहा हो, सब एजेंट बना के करना चाह रहा हो। तो नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पर जो एजेंट है वो अपने वर्क को डेलीगेट कर सकता है सब एजेंट को। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो जहाँ जहाँ अब बात ये आती है, जो सब एजेंट है अगर प्रॉपरली अपॉइंटेड होगा तो किस तरीके से रिलेशनशिप चेंजेज होंगी। चार पार्टियां होंगी, प्रिंसिपल हो गया, एक ओरिजिनल एजेंट हो गया, एक एजेंट हो गया और एक थर्ड पार्टी हो गई। और अगर सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड नहीं है तो इन चारों पार्टियों के बीच में किस तरीके से रिलेशनशिप होंगे, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। इसके बाद सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के बारे में पढ़ा था। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या होता है? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट होता है जो कि नाम सजेस्ट किया जाता है ओरिजिनल एजेंट के द्वारा अपने प्रिंसिपल को, यानी कि अपॉइंटमेंट जो होता है डायरेक्टली कौन करता है? प्रिंसिपल ही करता है। लेकिन क्योंकि नाम सजेस्ट किया जा रहा है तो बीच में जो ओरिजिनल एजेंट है उसकी भी कुछ ड्यूटी बन जाती हैं कि आप नाम सजेस्ट करते वक्त एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस में मैन वाली केयर रखेंगे, सावधानी बरतेंगे। ऐसा नहीं है कि लापरवाही से किसी का भी नाम आप सजेस्ट कर देंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चों को ये चीज़ क्लियर है या नहीं है? उसके बाद हम लोगों ने एजेंट, सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के डिफरेंस पढ़े थे, राइट्स ऑफ द एजेंट पढ़े थे, ड्यूटीज ऑफ द एजेंट पढ़ी थी। तो राइट्स ऑफ द एजेंट और ड्यूटी ऑफ द एजेंट तो बहुत ही सिंपल सा हिस्सा है, बहुत ही सिंपल है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए आप लोगों को। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एन एजेंट। सबसे पहले जनरल रूल की बात करेंगे, और अगर पर्सनल लायबिलिटी की बात कर रहे हैं तो किसके रेफरेंस की बात कर रहे हैं? एजेंट एक मीडिएटर है जो एग्रीमेंट अरेंजमेंट कराता है प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में। तो क्या उस एग्रीमेंट में, उस अरेंजमेंट में पर्सनल लायबिलिटी किसी भी तरीके से एजेंट की राइज हो सकती है क्या? क्या थर्ड पार्टी ओरिजिनल एजेंट के ऊपर मुकदमा कर सकती है क्या अगर कुछ गलतियां प्रिंसिपल से हो जाएं? तो आंसर इज नो। नॉर्मली एजेंट इज नॉट पर्सनली लाइबल फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बिटवीन प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी। नॉर्मली ओरिजिनल एजेंट लाइबल नहीं होता है, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर ओरिजिनल एजेंट लाइबल हो जाता है थर्ड पार्टी के लिए। हाँ, इतना तो जरूर है कि अगर एजेंट ने कुछ लापरवाही नेग्लिजेंस से काम किया है जिसकी वजह से प्रिंसिपल को नुकसान हो जाता है तो प्रिंसिपल रिकवर कर सकता है, प्रिंसिपल दावा ठोक सकता है एजेंट के ऊपर। लेकिन अगर एजेंट की गलती से, लापरवाही से, नेग्लिजेंस की वजह से अगर थर्ड पार्टी को कुछ नुकसान हो जाता है तो थर्ड पार्टी का कोई राइट नहीं बैठता है कि वो एजेंट से डायरेक्टली मुकदमा करके रिकवर कर सके। नॉर्मल रूल यही है। तो हम जब ये पढ़ते हैं कि क्या पर्सनल लायबिलिटी है एजेंट की या नहीं है,
तो हम थर्ड पार्टी के रेफरेंस में पढ़ते हैं कि थर्ड पार्टी के लिए एजेंट नॉर्मली पर्सनल लाइबिल नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस में एक्सेप्शन है जहां पर्सनल लाइबिल हो सकता है। तो सबसे पहले तो जनरल रूल की बात करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू दैट इफेक्ट, इन द एब्सेंस of any contract to that effect, an agent cannot personally enforce contract entered into by own behalf of its principal, nor is he personally bound by them. In the absence of any contract to that effect, an agent cannot personally enforce contract entered into by on behalf of its principal, nor is he personally bound by them. Is it clear to all of you? सभी बच्चों के क्लियर है कि नॉर्मल रूल तो यही है, लेकिन व्हेन द एजेंट बिकम पर्सनली लायबल, कब कब एजेंट पर्सनली लायबल हो सकता है। सबसे पहले बात आई इन केस ऑफ फॉरेन प्रिंसिपल। अगर कोई व्यक्ति, इंडिया का कोई व्यक्ति, अगर हम इंडिया के रेफरेंस की बात करते हैं, इंडिया का कोई व्यक्ति अगर कोई एक ऐसे सिटीजन के लिए एजेंट बनने के लिए तैयार हो हु इज रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, यानी कि फॉरनर अगर व्यक्ति प्रिंसिपल है और एजेंट इंडियन है, तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर जनरल रूल को ही लगाया जाए तो एजेंट तो लायबल होता नहीं है थर्ड पार्टी के लिए, माना थर्ड पार्टी भी इंडिया की है। अब एक एजेंट जो है, इंडियन एजेंट जो है, उसने एक फॉरेन प्रिंसिपल के बिहाफ पर इंडियन थर्ड पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, तो अब थर्ड पार्टी फॉरेन प्रिंसिपल के ऊपर कैसे मुकदमा करेगी। तो ये तो एक तरह से अगर ये एक्सेप्शन नहीं बनाया जाएगा तो ये तो बहुत अच्छा तरीका हो गया, सुनहरा अवसर हो गया फॉरेनर लोगों के लिए कि वो इंडियन लोगों को चीट करें और उनका कुछ बिगड़ भी नहीं जाएगा। अगर उन्हें मुकदमा करना होगा तो वो तो मुकदमा कर लेंगे इंडिया में, लेकिन इंडियन लोग कैसे फॉरेनर के ऊपर मुकदमा करेंगे, क्योंकि यहाँ के अदालतों के जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर हैं, यानी कि कानून है चलो हमारे पास कि हम मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन खाली कानून से तो कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूशन भी तो बहुत जरूरी होता है कि अगर अदालत का आदेश आ भी गया तो वो पूरा कैसे होगा। आप देखते होंगे जो सरकार ही जो हमारे भगोड़े होते हैं उन लोगों के ऊपर कुछ एक्शन नहीं ले पाती, बहुत मुश्किल होता है, तो एक आम आदमी के लिए तो कितना मुश्किल होगा। तो इस वजह से ये एक्सेप्शन बना दिया गया है कि अगर एजेंट फॉरनर प्रिंसिपल का है तो उस केस में एजेंट ही पर्सनली लायबल होगा। तो ये एजेंट की ड्यूटी है कि वो जिस समय फॉरनर प्रिंसिपल का एजेंट बने तो वो अपने मन में दिमाग में बिठा ले कि इस डीलिंग के लिए मैं ही पर्सनल लायबल होने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिएगा, इन केस ऑफ फॉरेन प्रिंसिपल वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय एन एजेंट फॉर द सेल और परचेज ऑफ गुड्स फॉर ए मर्चेंट रिजाइडिंग अब्रॉड, in the absence of any contract to the contrary, it is presumed that the agent is personally liable for such contract. So in case of foreign principal where the contract is made by an agent for the sale or purchase of goods for a merchant residing abroad, in the absence of any contract to the contrary, it is presumed that agent is personally liable for such contract. दूसरा जो एक्सेप्शन है जहां एजेंट पर्सनली लायबल होता है, अगर प्रिंसिपल अनडिस्क्लोज्ड है। अनडिस्क्लोज्ड क्या होता है? अनडिस्क्लोज्ड का मतलब ये होता है कि आप एज ए एजेंट एक प्रिंसिपल के लिए वर्क कर रहे हैं थर्ड पार्टी के सामने। जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहते हैं तो आपको तो पता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है मैं एक प्रिंसिपल के बिहाफ पर एंटर कर रहा हूँ, एजेंट को तो इस बात का पता है, लेकिन आपने इस बात की डिस्क्लोजर थर्ड पार्टी के सामने नहीं किया, तो थर्ड पार्टी तो आप ही को प्रिंसिपल मान के काम कर रही है, वो ट्रांजैक्शन में जो एंटर्ड हो रही है वो आप ही को प्रिंसिपल मान के हो रही है। तो बाद में अगर पता भी लग जाए कि इस ट्रांजैक्शन के पीछे कोई प्रिंसिपल था तो भी थर्ड पार्टी आपके ऊपर भी मुकदमा कर सकती है। मैंने बोला आपके ऊपर भी मुकदमा कर सकती है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या कर प्रिंसिपल के ऊपर भी मुकदमा कर सकती है अगर बाद में पता लगता है कि वास्तव में इसके पीछे जो था वो एक प्रिंसिपल भी मौजूद था। तो आंसर यस, प्रिंसिपल के ऊपर भी मुकदमा किया जा सकता है। जहां जहां एजेंट पर्सनली लायबल है ये समझ लीजिए वहां नॉर्मली प्रिंसिपल भी लायबल है। एजेंट के लायबल होने से कोई ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल की लायबिलिटी खत्म हो जाती है। ये थर्ड पार्टी को एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है कि जहां पहले एक ही व्यक्ति लायबल था
वो एक व्यक्ति के ऊपर ही प्रेशर बना के अपना जो नुकसान है वो रिकवर कर सकता था। अब यहाँ दो दो लोग हैं जो उसे सिक्योरिटी देते हैं कि अगर प्रिंसिपल से नहीं मिला एजेंट से मिल जाएगा, एजेंट से नहीं मिला प्रिंसिपल से मिल जाएगा। तो ये तो अपने दिमाग में रखिएगा कि प्रिंसिपल भी इक्वली लायबिल होता है एजेंट के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि अगर एजेंट लायबिल है तो प्रिंसिपल की लायबिलिटी खत्म हो जाती है। तो इन केस ऑफ अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल where the contract is made by an agent for an undisclosed principal in the absence of any contract to the contrary, it is presumed that agent is personally liable। तो ये माना जाता है कि एक एजेंट जो है पर्सनली लायबिल होगा। तीसरा जो है, अभी तक हम दो पढ़े, इन केस ऑफ फॉरेन प्रिंसिपल पर्सनली लायबिल होगा एजेंट, दूसरा इन केस ऑफ अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल एजेंट इज पर्सनली लायबिल। तीसरा है हमारा इन केस अगर प्रिंसिपल इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। शुरुआत में हमने पढ़ा था, जब एजेंसी का प्रिंसिपल पढ़ा था हमने, कि एजेंट तो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, लेकिन प्रिंसिपल इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एक सही दिमाग का आदमी यानी कि साउंड माइंड का आदमी आप बनना चाहते हो किसी एक ऐसे व्यक्ति के एजेंट जो कि इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस केस में एजेंट ही पर्सनल लायबिल होगा। उस केस में एजेंट ही पर्सनल लायबिल होगा अगर प्रिंसिपल इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इन केस ऑफ इनकम्पिटेंट प्रिंसिपल वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय एन एजेंट फॉर ए पर्सन हु कैन नॉट बी sued, दैट इज माइनर है, यूनेटिक है, फॉरेन एम्बेसडर्स है, और इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी है, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट एजेंट इज पर्सनली लायबिल। सोचिए एक चीज और सोचिए साथ के साथ, अगर एजेंट इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस केस में जो लीगल रिलेशनशिप होते हैं पार्टी के बीच में किस तरीके से चेंज होते हैं। अगर एजेंट इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है तो देखिए थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के बीच में ही मेन कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वहां तो कोई रिलेशनशिप चेंज होना नहीं है। अगर एजेंट की नेग्लिजेंस की वजह से थर्ड पार्टी को नुकसान हो जाता है तो भी प्रिंसिपल को ही भुगतना है, नॉर्मल केसेस में भी भुगतना है, और एजेंट इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तो उस केस में भी प्रिंसिपल को ही भुगतना है। लेकिन अगर एजेंट की नेग्लिजेंस है और एजेंट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तो बदले में प्रिंसिपल एजेंट के ऊपर खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। लेकिन यहां पर अगर एजेंट इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है और नेग्लिजेंस की वजह से एजेंट के प्रिंसिपल को नुकसान हुआ है तो उस केस में प्रिंसिपल कैन नॉट स्यू ऑन एजेंट। तो इस तरीके से चेंज होंगे। लेकिन इफ प्रिंसिपल इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट देन इन दिस केस एजेंट इज पर्सनली लायबिल टू द थर्ड पार्टी। तो इस केस में एजेंट ही पर्सनल लायबिल होगा थर्ड पार्टी के लिए। एक क्वेश्चन आ रहा है, बट सर प्रिंसिपल तो इनकम्पिटेंट हो ही नहीं सकता वरना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं होगा। तो शायद आपने पहले पूछा था इसका तो जवाब मैंने दे ही दिया कि नॉर्मली जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर है तो हमें आगे का रास्ता तो बताना ही पड़ेगा। आपको मन में अगर अभी भी डाउट है तो दूसरे एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। जैसे इंडियन पेनल कोड के हिसाब से कोई व्यक्ति क्या अलाउड है कि किसी का भी मर्डर कर दे या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी, खाली मर्डर की बात नहीं है, बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटी हैं, क्या वो अलाउड है? अलाउड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कर दिया तो अब हमें आगे का बताना पड़ेगा ना कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो मैं आगे के कॉन्सिक्वेंसेज की बात कर रहा हूं कि नॉर्मली प्रिंसिपल इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एजेंट एक ऐसे व्यक्ति का एजेंट बनने के लिए तैयार है हु इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में गर्दन सीधे सीधे जो है वो एजेंट की फंसी हुई है, ये आप मान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है इन केस नेक्स्ट जो है इन केस प्रिंसिपल नॉट इन एग्जिस्टेंस, अगर प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस में ही नहीं है तो क्या होगा? अगर प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस में ही नहीं है तो क्या होगा? इन केस प्रिंसिपल इज नॉट एग्जिस्टेंट, ये नॉर्मली कंपनी के रेफरेंस में यूज होगा। एग्जाम्पल भी जो थ्योरी है वो भी कंपनी के रेफरेंस में ही है। जब आप कंपनी एक्ट पढ़ लेंगे तो अच्छी तरह से इस बात को, भली बात ही आप जान जाएंगे कि अगर एक ऐसा एजेंट है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो उस केस में भी क्योंकि प्रिंसिपल तो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, तो उस केस में जो है
एजेंट ही पर्सनली लायबल होगा। अब आप सोचेंगे कि जो व्यक्ति है ही नहीं उसका एजेंट कैसे बन जाएगा। तो नॉर्मली हम और आपका मतलब ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वहाँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक व्यक्ति का जन्म ही नहीं हुआ है, ठीक है ना, अभी तो पैदा ही नहीं हुआ है, आपका कोई एजेंट बन के कोई वर्क कर रहा है, तो नॉर्मली ऐसा संभव नहीं है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा होता है कि कंपनी का जन्म जो है वो इनकॉर्पोरेशन की डेट से माना जाता है। ये फाउंडेशन में आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि शुरुआत के 25 सेक्शन तो आपके सिलेबस का पार्ट है ही है। तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन से कंपनी का जन्म माना जाता है, लेकिन कंपनी के जो काम हैं वो शुरू कर दिए जाते हैं इनकॉर्पोरेशन से पहले। इनकॉर्पोरेशन करने के लिए मेमोरेंडम भी छपवाना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेशन करने के लिए आर्टिकल भी छपवाना पड़ेगा, आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक लॉयर की सहायता भी लेनी पड़ेगी, और भी बहुत तरह के काम होते हैं जहाँ पैसा भी चाहिए। तो जो प्रमोटर्स होते हैं वो एक तरह कंपनी के एजेंट माने जाते हैं, लेकिन वो एक एजेंट ऐसे व्यक्ति के हैं जो कि अभी जन्म ही नहीं हुआ है, जो कि एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। तो इवन आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन कंपनी नॉट लायबल, ठीक है, तो उस केस में एजेंट यानी कि जो प्रमोटर्स हैं वही लायबल माने जाते हैं। तो देखिए, वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय द प्रमोटर फॉर ए कंपनी नॉट इनकॉर्पोरेटेड, द प्रमोटर्स आर पर्सनली लायबल। तो हमने अभी तक कौन कौन से पढ़े हैं, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। हमने अभी तक 4 एक्सेप्शन पढ़े हैं जहां एजेंट पर्सनली लायबल होगा। एक पढ़ा है हमने फॉरेन प्रिंसिपल के बिहाफ पर। हेडिंग याद हो जाए, आप अंदर का मैटर लिख लेंगे क्योंकि बहुत टेक्निकल नहीं है अंदर का मैटर इसमें। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि अगर प्रिंसिपल इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एजेंट पर्सनली लायबल होता है। हमने पढ़ा है कि अगर प्रिंसिपल अनडिस्क्लोज्ड होता है तो एजेंट पर्सनली लायबल होता है। और हमने पढ़ा है कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति के एजेंट हैं जो कि एग्जिस्टेंस में ही नहीं है तो भी एजेंट पर्सनली लायबल होता है। और एक और पढ़ते हैं हम अब कि अगर प्रिंसिपल रेटिफाई नहीं करता है एजेंट के वर्क को, तो हमने देखा था कि एजेंसी के जो टाइप्स हैं वो किस किस तरीके से अराइज होती है, किस किस तरीके से एजेंसी क्रिएट होती है। तो उसमें एक एजेंसी बाय रेटिफिकेशन भी था। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन में क्या था कि एक एजेंट झूठ बोलता है मैं प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा हूं, और वो किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है। तो बाद में अगर जो प्रिंसिपल है उस वर्क को रेटिफाई कर देता है कि हाँ इसने मेरे से ही पूछ के किया था, जबकि उसने पूछा नहीं था एजेंट ने, लेकिन प्रिंसिपल की जो नियत है कि अपने जो जान पहचान का आदमी है वो जग में उसकी गलती जाहिर ना हो या वो फिलहाल कानूनी कार्रवाई से बचा लिया जाए, तो उस केस में जो प्रिंसिपल है वो रेटिफाई कर देता है। तो उस केस में रेटिफिकेशन के केस में प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में एक लीगल एक एग्रीमेंट माना जाता है जो एजेंट के द्वारा किया गया हो, और उस केस में प्रिंसिपल भी बाद में मुकर नहीं सकता। लेकिन अगर वो पहली बार में ही मुकरना चाहे, यानी कि अगर प्रिंसिपल रेटिफाई नहीं करता है, एजेंट ने तो बताया था थर्ड पार्टी को कि मैं प्रिंसिपल के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, लेकिन प्रिंसिपल ने कोई भी अथॉरिटी उसे एजेंट को नहीं दे रखी थी, तो अगर प्रिंसिपल रेटिफाई नहीं करता है तो थर्ड पार्टी के लिए आप खुद सोचिए कौन लायबल होगा। पर्सनली वो एजेंट ही होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी जबरदस्ती तो प्रिंसिपल से वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करा सकती। जो उसके नुकसान है, जो उसे लॉसेज हुए हैं, वो प्रिंसिपल से तो रिकवर कर नहीं सकती है, क्योंकि गलती तो थर्ड पार्टी की है कि उसने कैसे एजेंट की बात को विश्वास कर लिया। उसे शायद प्रिंसिपल से पूछना चाहिए था, या लिखित में पावर ऑफ अटॉर्नी देखनी चाहिए थी कि क्या प्रिंसिपल ने वास्तव में इस बंदे को वो अथॉरिटी दी हुई है या नहीं दी हुई है। तो अगर रेटिफाई नहीं होते हैं तो उस केस में क्या होगा, प्रिंसिपल ही लायबल होगा। तो ये पर्सन untruly representing himself to be authorized agent of another and thereby inducing a third person to deal with him as such agent is liable if his alleged employer does not ratify his act to make compensation to the other in respect of any loss or damage which he had incurred by so dealing. Is it clear to all of you? सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं है? और इन केस ऑफ एक्ट इन हिज ऑन नेम, इन केस ऑफ एक्ट इन हिज ऑन नेम, ये एक तरीके से जो अभी हमने अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल की बात करी है तो वो उसी की तरह का है। अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल की जब हम बात करते हैं तो ये उसी की तरह का है
अनडिस्क्लोज में भी एक एजेंट, उसे तो पता है एजेंट को कि मैं प्रिंसिपल के ब्याह पर कॉन्ट्रैक्ट करने आया हूं थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन सामने वाली यानी थर्ड पार्टी को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं है, जरा सी भी जानकारी नहीं है, तो वो यही मानता है कि एजेंट ने अपने लिए ही ये वर्क किया है, तो वहां पर भी एजेंट ही पर्सनली लायबल होगा। तो वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय एन एजेंट विदाउट डिस्क्लोजिंग दैट ही कॉन्ट्रैक्टिंग एज एन एजेंट, द एजेंट इज पर्सनली लायबल। एग्जाम्पल देखिएगा, एक्स टुक ए लोन फ्रॉम वाई by executing a hundi in Y's favor. X did not sign the hundi as the agent of the firm, nor did he disclose to Y the name of his principal. The agent was held personally liable. ये वाला जो एग्जाम्पल है हुंडीज का, ये जब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हुंडी वगैरह क्या होती हैं, कौन सिग्नेचर कर रहा है, किसे वो हैंड ओवर की जा रही है। तो वो जब आप क्योंकि के खत्म होने के बाद हमें डायरेक्टली फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही थ्रू करना है, तो वहां ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है वो है इन केस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट। इन केस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट यानी कि अगर जैसे एक जुमला चलता है लॉ में, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तो वैसे तो लॉ मेकर्स ने बता रखा है कि एजेंट इज नॉट पर्सनली लायबल, लेकिन अगर एजेंट पर्सनली लायबल होने के लिए तैयार है एक्सप्रेस एग्रीमेंट से, ठीक है, यानी कि थर्ड पार्टी कह रही है कि ठीक है तुम प्रिंसिपल के ब्याह पर कॉन्टेक्ट कर रहे हो, लेकिन देखिए मुझे प्रिंसिपल से आया तुम पे विश्वास है, अगर कल को कुछ ऊंच नीच हुई तो क्या आप लायबिलिटी सहने के लिए तैयार हो कि नहीं हो। एजेंट तैयार हो जाता है। अब आप पूछते हो कि सर एजेंट क्यों तैयार हो जाता है, एजेंट इसलिए तैयार हो जाता है कि उसे सौदा करवाना है प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी का, तभी उसे कुछ मिलेगा, कमीशन वगैरह जिस भी चीज़ पर वो तय हुआ होगा। आप कई बार ये नहीं देखते कि एक दुकानदार के पास जाते हैं, शॉपकीपर के पास जाते हैं, मैनी टाइम्स शॉपकीपर आपको कुछ प्रोडक्ट मांगने आते हैं, कोई ब्रांड मांगने आते हैं, शॉपकीपर कहता है कि मैं आपको एक नई जो कंपनी है वो मार्केट में आई है और मैं आपको ये प्रोडक्ट देता हूँ आपको। आपने कहा ये मुझे विश्वास नहीं है, शॉपकीपर ने कहा मेरे पर विश्वास करके ले जाइए, कुछ भी ऊंच नीच होती है तो दुकान पर आप कभी भी वापस कर दीजिए, मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। तो क्या आप जो दुकानदार है उसके ऊपर विश्वास करके सामान खरीदते हैं या नहीं खरीदते। मैनी टाइम्स ऐसा होता है। तो ऐसे ही एजेंट है, ठीक है ना, क्योंकि एजेंट को अपना प्रॉफिट सिक्योर करना है, अपना कमीशन सिक्योर करना है, तो वो एक एक्स्ट्रा रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के बीच में कम से कम कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो उसकी प्रिंसिपल के सामने इमेज भी बढ़ेगी, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, जिसके लिए वो काम कर रहा है, तो आगे और भी काम मिलेंगे, प्लस उस ट्रांजेक्शन में जो भी कमीशन वगैरह तय हुआ होगा वो भी उसे तभी मिलेगा। तो इन केस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट where a contract made by an agent specifically provides for the personal liability of the agent will be personally liable। और लास्ट है इन केस ऑफ कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड। इन केस ऑफ कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड कि अगर कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड क्या है कि हमारे ज्यादातर कानून बौने साबित होते हैं अगर जो कानून में लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट कोई रीति रिवाज है, ठीक है। तो जो रीति रिवाज है वो पहले लगते हैं, वो जो कानून है वो बाद में लगता है। ज्यादातर केसेस की बात कर रहा हूं, लेकिन कुछ जगह कानून ही पहले लगता है, ऐसा नहीं होता कि हमेशा रीति रिवाज ही ऊपर हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में कह रहा हूं मैं। तो नॉर्मली रूल ये है कि एजेंट इज नॉट पर्सनल लायबल टू द थर्ड पार्टी, ठीक है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है इन केस ऑफ यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड। अगर कुछ जगह ये रिवाज ही है, ये प्रथा ही है कि एजेंट ही पर्सनल लायबल होगा, तो वहां पर एजेंट पर्सनल लायबल होगा। और इसका एग्जाम्पल जो है वो शेयर मार्केट का मिलता है। आप अगर कोई शेयर कंपनी के, रिलायंस कंपनी के माना आपने शेयर खरीदे, तो वास्तव में आपको पहले मैं पूरी ट्रांजेक्शन समझाने की कोशिश करता हूं, ये किस किस के माध्यम से होती है ट्रांजेक्शन। आप किससे शेयर खरीदते हैं, रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे आपने, लेकिन किससे आप शेयर खरीदते हैं। तो सपोज कीजिए एक व्यक्ति मैं हूं और एक व्यक्ति, मेरा नाम संजय है,
और एक व्यक्ति है श्याम। ठीक है, श्याम खरीदना चाहता है और संजय जो शेयर है वो बेचना चाहता है। अब आप ये बताइए कि जो शेयर बेचे जाएंगे, खरीदे जाएंगे, किसके थ्रू खरीदे बेचे जाते हैं? तो आप जवाब मिलेगा आपको शेयर ब्रोकर के थ्रू। ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, ऑनलाइन यानी कि एनएससी या बीएससी पर लिस्ट होते हैं, या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होंगे शेयर, या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स हैं वो लिस्ट होते हैं। लेकिन जो मीडिएटर बनता है वो कौन बनता है? शेयर ब्रोकर। तो शेयर ब्रोकर एजेंट है या नहीं है, बताइए। शेयर ब्रोकर एजेंट है या नहीं है? सपोज कीजिए कि श्याम के ब्याह पर शेयर ब्रोकर ने वो शेयर खरीद लिए श्याम के ब्याह पर, तो वास्तव में उसने कॉन्ट्रैक्ट किसका कराया? मोहन और श्याम का कराया। लेकिन किसी वजह से संजय और श्याम का कराया, मैंने जो एग्जाम्पल लिया था अपना, लेकिन किसी वजह से श्याम ने कहा खरीद तो लो आप शेयर, बाद में लगा कि शेयर के प्राइस गिरने लगे और श्याम ने अमाउंट देने से मना कर दिया। तो मैं जो है किसे लूंगा, किससे पैसे लूंगा? आप खुद बताइए, मैं किससे पैसे लूंगा? वहां पे जो प्रथा चलती है, जो कस्टम चलता है, वो किसका है? वो है ब्रोकर का। जबकि ब्रोकर एक एजेंट है, ब्रोकर को पर्सनल लायबिल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक कस्टम चलता है, यूसेज ऑफ ट्रेड चलता है कि इन केस ऑफ शेयर मार्केट ऑलवेज जो शेयर ब्रोकर है वो ही लायबिल होगा। तो पढ़ लीजिए, इन केस ऑफ कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड वेयर there is a custom or usage of trade making the agent personally liable, in the absence of any contract to the contrary, the agent is personally liable. X, a share broker, purchased 100 shares at the rate of 100 per share and sold the same shares at the rate of 90 per share on behalf of Y, who refused to give the difference. Y, X is personally liable because it is a custom that a share broker is personally liable who the contract entered into by him. Is it clear? सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है या नहीं है? सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं है? अब छोटा सा टॉपिक और आ गया इसमें बीच में, राइट्स ऑफ ए पर्सन डीलिंग विद द एजेंट। तो यहाँ पे पर्सन की किसकी बात हो रही है? जल्दी से बताइए, राइट ऑफ ए पर्सन डीलिंग विद द एजेंट। यहाँ पे पर्सन कौन है? यहाँ पे पर्सन कौन है? वेरी गुड मनीषा, यहाँ पे पर्सन है थर्ड पार्टी। यहाँ पे पर्सन है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की बात हो रही है कि थर्ड पार्टी यानी जो एजेंट से डील कर रही है उसका राइट क्या है, वो मैं ऊपर ही क्लियर कर चुका हूं। ये बात हो रही है जहां जहां एजेंट पर्सनल लायबिल है उसके रेफरेंस में, कि अगर एजेंट पर्सनल लायबिल है भी तो भी वो प्रिंसिपल के ऊपर भी मुकदमा स्यू कर सकता है। तो पढ़िए, इन केसेज where the agent is personally liable, a person dealing with him may hold either him or his principal or both of them liable. A enters into a contract with B to sell him 100 bales of cotton and afterward discovers that B was acting as agent for C. बाद में पता लगता है कि B तो जो है वो C के लिए काम कर रहा था। तो जब ये पता लगता है, A may sue either B or C or both for the price of the cotton. तो वो दोनों के खिलाफ मुकदमा कर सकता है। क्लियर होगी बात? ये कोई डाउट हो तो बता दीजिए मुझे। और इसी के रेफरेंस में हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंड्यूसिंग एजेंट और प्रिंसिपल टू एक्ट ऑन बिलीव दैट प्रिंसिपल और एजेंट विल बी हेल्ड एक्सक्लूसिव लायबिल। तो यहां पर जो वर्ड है टू एक्ट ऑन बिलीव दैट प्रिंसिपल और है ये, और एजेंट विल बी हेल्ड एक्सक्लूसिव लायबिल, ये जनरल से लॉजिक पर आधारित है कि थर्ड पार्टी जब प्रिंसिपल से एग्रीमेंट करती है वो जरिया होता है एजेंट, मीडिएटर होता है एजेंट। तो थर्ड पार्टी सपोज कीजिए कि कोई एक ऐसा एग्रीमेंट, ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन पर एग्रीमेंट कर रही है एजेंट से जहां पर थर्ड पार्टी को ज्यादा फेवर हो रहा है, एजेंट आनाकानी कर रहा है कि नहीं इन टर्म्स एंड कंडीशन पर मैं नहीं करूंगा, कल को मैं भी फंस सकता हूं इन चीजों पर। और थर्ड पार्टी विश्वास दिलाती है एजेंट को कि आप लायबिल नहीं रहोगे, प्रिंसिपल ही लायबिल रहेगा। क्लियर है सिचुएशन आपके सामने? सभी बच्चों के सिचुएशन क्लियर है कि कई बार मेनी टाइम्स ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी
अपने ज़्यादा एक एक्स्ट्रा अनड्यू एडवांटेज उठाने के लिए, अनफेयर एडवांटेज उठाने के लिए बहलाती है, फुसलाती है एजेंट को कि इन शर्तों पर आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लीजिए और आप बिल्कुल भी नहीं फंसोगे, ठीक है ना। तो बाद में जब ये बातें खुलती हैं और फसत रहती है, प्रिंसिपल तो मना कर देगा कि प्रिंसिपल ने तो अथॉरिटी दी ही नहीं थी, क्योंकि अभी आप बाद में पढ़ेंगे या शायद पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि एजेंट के उन्हीं कामों के लिए तो प्रिंसिपल लायबिल होगा जो ऑथराइज्ड हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से बियॉन्ड जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके लिए भी प्रिंसिपल लायबिल होगा। अभी एक अगला टॉपिक में आप पढ़ लेंगे और वैसे लॉजिकल भी है, एक ऑर्डिनरी सी बात है ये कि अगर आप कोई भी प्रिंसिपल कोई भी वर्क अगर थ्रू कराता है एजेंट के माध्यम से तो ऐसा नहीं है कि उसकी गर्दन पूरी फंस गई, केवल उन्हीं चीज़ों के लिए फंसेगी जहां पर उसने अथॉरिटी दे रखी है। अनऑथराइज्ड कामों के लिए प्रिंसिपल बिल्कुल भी लायबिल नहीं होगा। तो अगर कोई अनऑथराइज्ड काम करने के लिए इंड्यूस किया जाता है थर्ड पार्टी के द्वारा, ठीक है, थर्ड पार्टी के द्वारा अगर इंड्यूस किया जाता है और प्रिंसिपल ने उस लायबिलिटी को लेने से मना कर दिया और थर्ड पार्टी ने इंड्यूस किया था एजेंट को कि आप कर लीजिए, आप नहीं फंसेंगे, तो फिर बाद में वो एजेंट को उत्तरदायी लायबिल नहीं ठहरा सकता। और इसका रिवर्स भी है कि अगर प्रिंसिपल को इंड्यूस किया कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट होने दीजिए, आपकी लायबिलिटी नहीं आएगी, मैं एजेंट से ही रिकवर कर लूंगा, तो बाद में प्रिंसिपल की लायबिलिटी नहीं आएगी, फिर उसे वो एजेंट से ही रिकवर करना पड़ेगा। तो व्हेन ए पर्सन हु हैड, यहां पर है हैड, हिज नहीं है, when a person who had made a contract with an agent induced the agent to act upon the belief that the principal only will be held liable, or induces the principal to act upon the belief that agent only will be held liable, he cannot afterward hold the agent or principal respectively। तो बाद में वो अगर उसने कहा था प्रिंसिपल लायबिल होगा तो बाद में वो फिर एजेंट को लायबिल नहीं ठहरा सकता। अगर उसने इंड्यूस किया था कि एजेंट लायबिल होगा तो बाद में वो प्रिंसिपल को लायबिल नहीं ठहरा सकता है। क्लियर सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? अब हमें पढ़ना है प्रिंसिपल की कितने तरह की पोजीशन होती है। अभी हम इतना सारा कुछ पढ़े आए हैं और हमने देखा कि लीगल रिलेशनशिप एजेंट, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में किस तरीके से रहते हैं, किसकी क्या लायबिलिटी होती है। लेकिन ये रिलेशन थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं अगर प्रिंसिपल की भूमिका अलग अलग केसेस में अलग अलग हो। जैसे अब आप पूछेंगे सर प्रिंसिपल कितने तरीके का हो सकता है। पहला वाला केस तो है जो अभी तक आप पढ़ते हुए आए हैं, और वो है कि प्रिंसिपल डिस्क्लोज भी है और नेम भी है, यानी थर्ड पार्टी को पता है कि जो एजेंट है वो किसके बिहाफ पर वर्क कर रहा है। दूसरा केस है वेयर द प्रिंसिपल इज अननेम्ड, यानी कि डिस्क्लोज तो है, थर्ड पार्टी को ये पता तो है कि मैं ट्रांजैक्शन जो एजेंट के माध्यम से कर रहा हूं वो एजेंट किसी और के बिहाफ पर काम कर रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी को ये नहीं पता कि वो प्रिंसिपल कौन है, यानी कि नाम गायब है। और तीसरे केस में अगर प्रिंसिपल अगर अनडिस्क्लोज होगा, यानी कि एजेंट अपने ही नाम से कॉन्टैक्ट कर रहा है थर्ड पार्टी के सामने इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टी, लेकिन एजेंट वास्तव में वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहा था। एजेंट को तो पता है इस बात का, लेकिन थर्ड पार्टी को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं है। तो उस केस में कहा जाता है कि वेयर द प्रिंसिपल इज अनडिस्क्लोज। तो पहले पोजीशन पढ़ लेते हैं, तीन तरह की पोजीशन होती है। पहला वाला तो जो केस है वो तो अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं, where the principal is named, that is where the both the existence and name of the principal are disclosed, or where the principal is unnamed, that is where only the existence of the principal has been disclosed but not his name। इन दोनों केसेस में तो एक जैसे रूल्स हैं। और where the principal is undisclosed, that is where both the existence and name of the principal are not disclosed। तो इस केस में थोड़े बहुत चेंज होंगे। अभी आपने पढ़ा है कि अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल के केस में एजेंट ही पर्सनल लायबिल हो जाता है, तो एक तो वो चेंज होगा। नॉर्मली इन दोनों केसेस में एजेंट पर्सनल लायबिल नहीं होता है, लेकिन थर्ड वाले केस में एजेंट पर्सनल लायबिल हो जाएगा। और एक छोटा सा केस हो रहा है कि नॉर्मली इन दोनों केसेस में क्या थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एजेंट के माध्यम से प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में,
तो क्या थर्ड पार्टी के पास ये पावर आती है कि वो कैंसिल कर सके? आंसर इज नो। लेकिन जो अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल है उस केस में हल्की सी एक जगह कुछ कंडीशनल ये पावर आ जाती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल कर सकता है। तो दो चेंज मिलेंगे आपको, एक तो अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल के केस में एजेंट पर्सनल लायबल हो जाएगा, और एक कुछ कंडीशनल केसेस में वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है। तो जल्दी से हम पढ़ते हैं इसे। अगर प्रिंसिपल नेम्ड है तो नेम्ड है या अननेम्ड है, चूंकि दोनों केसेस में एक जैसे ही रहेंगे, तो एक्ट ऑफ द एजेंट फॉर एक्ट डन विद इन द स्कोप ऑफ द एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी, ये हम पढ़ते भी आए हैं, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ द प्रिंसिपल क्या होगी? द प्रिंसिपल इज बाउंड बाय सच एक्ट एज इफ द एक्ट हैड बीन डन बाय द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल लायबल होगा, उन एक्ट के लिए बाउंड होगा जैसे कि वो काम प्रिंसिपल ने ही किए हैं। एग्जाम्पल, ए बीइंग बीज एजेंट with authority to receive money on his behalf, receive from C a sum of money due to B. C is discharged of his obligation to pay the sum in question of B. तो C जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। A जो है B का एजेंट था, उसके पास अथॉरिटी थी कि वो C से पैसा रिसीव कर सके। C अगर जैसे ही C ने B को A को पैसा दिया तो जो है सी बी के लिए डिस्चार्ज हो जाएगा, चाहे ए ने वो पैसा बाद में सी को चाहे वो बी को दिया था या नहीं दिया था, क्योंकि अथॉरिटी थी, एजेंट ने अपनी अथॉरिटी के अंदर ही काम किया है। दूसरा, अगर एजेंट ने कोई काम अनऑथराइज किया है, और अनऑथराइज कामों को ऑथराइज्ड कामों से अलग किया जा सकता है, तो प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए जिम्मेदार होगा? लॉजिकल भी है, होना भी ऐसा ही चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड वर्क के लिए जिम्मेदार होगा, अनऑथराइज्ड वर्क के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो दिस इज हेडिंग कि फॉर अनऑथराइज्ड एक्ट व्हेन एजेंट एक्सीड्स हिज अथॉरिटी एंड द अनऑथराइज्ड एक्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ऑथराइज्ड एक्ट, प्रिंसिपल इज बाउंड बाय ऑथराइज्ड एक्ट ओनली व्हेन एजेंट एक्सीड्स हिज अथॉरिटी। A being owner of a ship and cargo, ship जहाज, कार्गो यानी कि उसमें जो गुड्स लदा हुआ है, authorized B to procure an insurance for 4 crore on the ship। A ने B को ऑथराइज किया कि इंश्योरेंस कंपनी से बात कीजिए और शिप का इंश्योरेंस करा लीजिए, जहाज का इंश्योरेंस करा लीजिए। लेकिन B ने गलती क्या करी? B procured an insurance for 4 crore on the ship and another for the like sum on the cargo। उसने शिप का भी इंश्योरेंस कराया 4 करोड़ का और सामान का भी इंश्योरेंस कराया। तो ए केवल लायबल जो इंश्योरेंस प्रीमियम देने के लिए है वो शिप का इंश्योरेंस प्रीमियम देने के लिए, कार्गो का नहीं है। ए बाउंड टू पे द प्रीमियम फॉर द पॉलिसी ऑन द शिप बट नॉट ऑन द प्रीमियम फॉर द पॉलिसी ऑन द कार्गो। ये तो तब है कि अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड किया है और जो अनऑथराइज्ड काम है वो ऑथराइज्ड काम से सेपरेट किए जा सकते हैं। अगला है कि एक्सीड तो इसमें भी किया है लेकिन अलग अलग नहीं किए जा सकते वर्क को। तो जहां अलग अलग नहीं किया जा सकता तो प्रिंसिपल किसी भी काम के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं सीधा। ए ऑथराइज बी टू बाई 500 शीप फॉर हिम, बी बाई 500 शीप एंड 200 लैम्प फॉर 1 sum of 6,000। ए ने ऑथराइज किया था केवल 500 शीप खरीदने के लिए, लेकिन बी ने क्या किया? 500 शीप भी खरीदी और 200 लैम्प भी खरीदे और 6,000 रुपये टोटल खरीदे। ये नहीं पता कि शीप का प्राइस कितना है, लैंप का प्राइस कितना है। तो उस केस में ए में रेप्यूडिएट द होल ट्रांजेक्शन। तो ए जो है पूरी ट्रांजेक्शन को क्या कर सकता है? रद्द करने की पावर रखता है। नेक्स्ट पोजीशन, एक सिचुएशन क्रिएट है, उसमें आपके रिलेशनशिप बताई जा रही है कि क्या होगा फॉर नोटिस और इंफॉर्मेशन गिवन टू द एजेंट। अगर कोई भी जानकारी एजेंट को है, ठीक है ना, थर्ड पार्टी और एजेंट के बीच में वार्तालाप चल रहा है, कन्वर्सेशन चल रही है, ट्रांजेक्शन चल रही है, उस ट्रांजेक्शन के दौरान बहुत सारी बातें थर्ड पार्टी कहेगी, बहुत सारी चीजें एजेंट कहेगा। थर्ड पार्टी ने एजेंट को कुछ चीजें बताई थी एजेंसी के दौरान एंटर होने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले, लेकिन थर्ड पार्टी ने वो मेटीरियल चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सूचना अपने प्रिंसिपल को नहीं दी। अगर वो दे देता तो हो सकता है प्रिंसिपल मना कर देता कि इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर मत कीजिए,
लेकिन एजेंट ने वो सूचनाएं छुपाई अपने प्रिंसिपल से, लेकिन एजेंट को पता थी एजेंसी के दौरान, तो ये माना जाएगा जैसे प्रिंसिपल को ही पता है, ये माना जाएगा कि वो इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल को भी पता थी। बाद में प्रिंसिपल इस बात का फायदा नहीं उठा सकता कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने में कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, क्योंकि अगर एजेंट को पता है तो ये माना जाएगा प्रिंसिपल को भी पता है। The principal is bound by the notice given to or information obtained by the agent in the course of business of the agency if it had been given to or obtained by the principal। तो ये माना जाएगा जैसे वो प्रिंसिपल को ही इंफॉर्मेशन दी गई थी। नेक्स्ट सिचुएशन है फॉर इंड्यूसिंग थर्ड पर्सन टू बिलीव दैट एजेंट अनऑथराइज्ड एक्ट वर ऑथराइज्ड, यानी कि प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को ये विश्वास दिला रहा है कि जो एजेंट आपके साथ सौदा कर रहा है, जो ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो ऑथराइज्ड ही है। और वास्तव में सिचुएशन क्या थी कि प्रिंसिपल ने उस काम को एजेंट को करने की अथॉरिटी नहीं दी थी। तो अगर इंडिविजुअल अगर प्रिंसिपल ही थर्ड पार्टी को विश्वास दिला रहा है तो उस केस में अनऑथराइज्ड एक्ट को ऑथराइज्ड ही माना जाएगा और प्रिंसिपल लायबल होगा। The principal is bound by the agent's unauthorized act if he has, by words or conduct, induced such third person to believe that agent's unauthorized act were authorized act. A consigns goods to be for sale and gives him instruction not to sell under a fixed price. A ने B को कुछ गुड्स भेजा बेचने के लिए और उसे कहा कि आप इसे 1000 रुपए से कम में मत बेचिएगा। 1000 एक एग्जाम्पल दिया, मतलब एक फिक्स प्राइस से कम में मत बेचिएगा। सी बीइंग इग्नोरेंट ऑफ बीज इंस्ट्रक्शन एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाय द गुड्स एट ए प्राइस लोअर देन द रिजर्व प्राइस, ए इज बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। ये रेट क्लियर। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का है, उसे बाद में तभी पढ़ लीजिएगा जब आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो जाए। नेक्स्ट for misrepresentation made of fraud committed by the agent in matter falling within the agent's authority। अगर एजेंट ने कुछ लापरवाही करी, कुछ फ्रॉड किया, कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन किया थर्ड पार्टी के साथ उन मैटर में जो उसके ऑथराइज्ड काम थे, तो थर्ड पर्सन के लिए प्रिंसिपल बाउंड होगा, यानी कि जो नियम लगते होंगे फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन के बीच के लिए, तो प्रिंसिपल बाद में ये कह के अपने आप को अलग नहीं कर सकता कि देखिए मैंने इस फ्रॉड को करने की पावर तो एजेंट को दी नहीं थी, ये मेरी बिना अथॉरिटी में हुआ है तो मैं लायबल नहीं हूँ। एजेंट कुछ भी करेगा, अगर अपनी अथॉरिटी का जो काम है उस काम को अंजाम देने के लिए एजेंट कुछ भी करेगा तो उसके लिए प्रिंसिपली दोषी माना जाएगा। नेक्स्ट है फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड कमिटेड बाय द एजेंट, फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड committed by the agent in matters not falling within the authority। तो आपको मालूम है कि अगर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड किया जाएगा उन मैटर से रिलेटेड जो कि अथॉरिटी में ही नहीं आते हैं एजेंट की, तो उसके लिए लायबल हो नहीं सकता प्रिंसिपल, तो यहाँ पर लायबल नहीं होगा। तो ये थी बात, ये सिचुएशन थी, ये मैटर्स थे कि जहाँ पर प्रिंसिपल नेम्ड भी है, डिस्क्लोज भी है। वेयर द प्रिंसिपल इज अननेम्ड, डिस्क्लोज तो है लेकिन अननेम्ड है, तो सेम सिचुएशन है जो कि हमने डिस्क्लोज प्रिंसिपल के लिए देखी है। द प्रिंसिपल इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द एजेंट डन विद इन द स्कोप ऑफ एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी ऑफ द एजेंट अनलेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस सजेस्ट द पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द एजेंट। इफ द एजेंट रिफ्यूजेड टू डिस्क्लोज हिज प्रिंसिपल आइडेंटिटी देन ही बिकम पर्सनली लायबल। तो यहाँ पर कोई अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, वेयर प्रिंसिपल इज अनडिस्क्लोज। अगर प्रिंसिपल अनडिस्क्लोज है तो क्या होगा? प्रिंसिपल अगर अनडिस्क्लोज है यानी कि थर्ड पार्टी को ये पता ही नहीं है, भनक ही नहीं है कि एजेंट जो है किसी और व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, तो क्या होगा? वेयर प्रिंसिपल इज अनडिस्क्लोज। तो ज्यादातर रूल तो वही रहेंगे जो आपने डिस्क्लोज प्रिंसिपल के लिए देखे थे, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें क्या है कि थर्ड पार्टी प्रिंसिपल के ऊपर भी मुकदमा कर सकती है और एजेंट के ऊपर भी मुकदमा कर सकती है, यहाँ पे ये चीज होगी। और एक केस थर्ड पार्टी का ये भी आएगा कि कुछ सिचुएशन में थर्ड पार्टी प्रिंसिपल से कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी सकती है अगर वो साबित कर पाई कि अगर मुझे पहले से पता होता कि प्रिंसिपल कौन है
तो शायद मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं होती। ऐसा होता है कई बार कि सपोज कीजिए कि मुझे अपने घर के बराबर में मेरे पास एक मकान और पड़ा हुआ है, मुझे वो बेचना है, लेकिन हो सकता है कि उस मकान के पीछे कोई एक मेरा दुश्मन भी पड़ा हुआ हो। मैं वो दुश्मन ये चाहता है कि वो मेरे बराबर में ही आ जाए, और बाद में जब बराबर में आ जाएगा, पड़ोसी बन जाएगा, तो यदा कदा परेशानी उत्पन्न करता रहेगा अपनी हरकतों से, और चीज़ों में फंसा भी सकता है। लेकिन उसे पता है कि अगर वो डायरेक्ट आएगा तो मैं उसे मकान नहीं बेचूंगा। अब उसने क्या किया, एक अपना एजेंट अपॉइंट किया कि मेरे भी आप पर तुम जाओ, लेकिन वहाँ डिस्क्लोज मत कीजिएगा कि वास्तव में मकान कौन खरीदना चाहता है, और आप इसका सौदा करके आ जाइएगा। तो समझ में आ रही है सिचुएशन आपके सारे? समझ में आ गई आपके सिचुएशन? तो जब ये सिचुएशन होगी तो अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल के केस में यहाँ पर राइट बन जाता है प्रिंसिपल का कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द भी कर सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थर्ड पार्टी का राइट बन जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द भी कर सकता है। तो इन केस एन एजेंट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद ए पर्सन हु नाइदर नोज nor had reason to suspect that he is an agent, the position of principal agent and third party may be discussed as under. Position of the principal: he may obtain the performance of the contract subject to the rights and obligations subsisting between the agent and the other contracting party. यानी थर्ड पार्टी से वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कह सकता है। He had all rights of the agent against the principal. तो जो एजेंट के राइट होते हैं प्रिंसिपल के खिलाफ वो उसके पास हैं, नॉर्मली ऐसे ही होता है। पोजीशन ऑफ द थर्ड पार्टी: he had as against the principal same right as he would have as against the agent if the agent had been the principal. तो ये वाली जो चीज है पोजीशन ऑफ द थर्ड पार्टी, ये यहाँ पर चेंज हुई है, यानी कि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी जो एजेंट है वो पर्सनली लायबल हो गया, और हम पहले भी पढ़ के आए थे। पोजीशन ऑफ द प्रिंसिपल: ही कैन बी सूड बाय द थर्ड पार्टी। ये एक तरह से उसी का एक्सटेंशन पार्ट है कि अगर जो हमारे नॉर्मल रूल्स होते हैं उसी में भी ये चीज होती है कि थर्ड पार्टी इसके ऊपर मुकदमा कर सकती है। ये वाला चीज है यहाँ पर, ही पर्सनली लायबल टू द थर्ड पार्टी। नॉर्मली केस में एजेंट पर्सनली लायबल नहीं होता। और थर्ड पार्टी वाला भी चेंज है कि वैसे तो इसे पूरा करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये रिफ्यूज भी कर सकता है अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं। ही में रिफ्यूज द फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस: if the principal discloses himself before the contract is completed, and if he can show that if he had know who was the principal, or if he had know that agent was not a principal, he would not have entered into the contract. यानी कि अगर वो ये बता देता है, साबित कर देता अपने लॉजिक से कि अगर मुझे पहले से पता होता कि कौन प्रिंसिपल है तो मैं कभी इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं करता, तो इसलिए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करना चाहता हूं। बाकी ये सिंपल है, ही कैन बी सूड बाय द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी मुकदमा कर सकते, ही कैन सू द थर्ड पार्टी, और ही कैन सू आइदर प्रिंसिपल और एजेंट और बोथ। तो इसके पास भी थर्ड पार्टी के पास भी राइट है कि वो किसी के ऊपर भी मुकदमा कर सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चों को ये क्लियर है कि नहीं है? सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बताएंगे आप। अब देखिए ये टॉपिक हैं, आज इस एजेंसी को खत्म ही कर लेते हैं। 5 मिनट का मैं ब्रेक दे रहा हूं, आप इतने ये एग्जाम्पल पढ़ लीजिए और मैं भी 5 मिनट का ब्रेक लेता हूं। 5 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं और इस चैप्टर को आज खत्म करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है वो है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी यानी कि एजेंसी की समाप्ति दो तरीके से हो सकती है, बाय द एक्ट ऑफ द पार्टी और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। दो तरीके से एजेंसी समाप्त हो सकती है, बाय द एक्ट ऑफ द पार्टी और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। एक्ट ऑफ द पार्टी में क्या है, देखिए दो पार्टियां हैं, प्रिंसिपल और एजेंट, दोनों की म्यूचुअल सहमति हो सकती है, एक वो तरीका है। एक तरफा प्रिंसिपल मने कर सकता है, एक वो तरीका है। और तीसरा तरीका है कि एजेंट एक तरफा मने कर सकता है। तो तीनों तरीके के ऊपर हम
अपना डिस्कशन करते हैं कि अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट से हुआ टर्मिनेशन, तो जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, दोनों ही पार्टियां राजी हैं टर्मिनेट करने के लिए तो टर्मिनेट हो जाएगी और कोई किसी को कंपनसेशन भी नहीं देगा। लेकिन जहाँ एक तरफ से हुआ, चाहे वो प्रिंसिपल की तरफ से हुआ तो या एजेंट की तरफ से हुआ तो रद्द तो हो जाएगी एजेंसी, ठीक है ना। लेकिन उस केस में जिसकी गलती होगी, यानी कि जो पहल कर रहा है टर्मिनेट करने की, वो दूसरी पार्टी को एक कंपनसेशन देगा। तो यहाँ पर हमारी चर्चा का विषय अमाउंट ऑफ कंपनसेशन नहीं रहेगा, वो यहाँ नहीं बता रखी है, वो कोर्ट को डिसाइड करना है, या एग्रीमेंट में जिसमें प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप अराइज हुई होगी तो उस समय बता रखा होगा पार्टियों ने कि कौन किसको कितना कंपनसेशन देगा। लेकिन विषय ये है कि हाँ कंपनसेशन मिलेगा। तो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज के 3 केसेज आएंगे। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, an agency terminated if the principal and agent mutually agree to do so by revocation of authority by the principal, यानी कि अगर प्रिंसिपल रिवोक कर रहा है और अगर एजेंट कर रहा है तो उसे नाम दे दिया मतलब रिवोकेशन जैसे दे दिया, रिन्यूंसिएशन कि अगर एजेंट कर रहा है, ये नाम बदल दिया लेकिन बात वही है कि एक तरफा। तो बाय रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी बाय द प्रिंसिपल, an agency terminated if the principal revokes the authority of his agent, it may be noted that principal may revoke the authority of his agent at any time before the authority has been exercised so as to bind the principal. By renunciation of agent by the agency by the agent, the agency terminated if the agent himself renounces the business of agency. प्रोविजंस क्या क्या लगेंगे लास्ट के 2 केसेस में, अगर रिवोकेशन का केस है या रिन्यूंसिएशन का केस है तो प्रोविजन क्या लगेंगे। कंपनसेशन फॉर रिवोकेशन बाय द प्रिंसिपल और रिन्यूंसिएशन बाय द एजेंट, where there is an express or implied contract that the agency should be continued for any period of time, the principal must compensate to the agent or the agent to the principal as the case may be for any previous revocation or renunciation of the agency without sufficient cause. नोटिस ऑफ रिवोकेशन और रिन्यूंसिएशन ये देना ही पड़ेगा। रीजनेबल नोटिस मस्ट बी गिवन और सच रिवोकेशन और रिन्यूंसिएशन, अदरवाइज द डैमेज हियरबाय रिजल्टिंग टू द प्रिंसिपल और द एजेंट एज द केस में बी मस्ट बी मेड गुड टू द वन बाय द अदर। क्लियर है चीज। जो रिवोकेशन और रिन्यूंसिएशन है वो कैसे हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। रिवोकेशन और रिन्यूंसिएशन में बी एक्सप्रेस और में बी इम्प्लाइड इन कंडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल और एजेंट रेस्पेक्टिवली। तो जनरल से प्रिंसिपल है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अब है दूसरा केस, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो ये भी बड़े सिंपल से ग्राउंड है, या तो एजेंसी का पीरियड खत्म हो गया हो ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द 5th टाइम तो एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। ऑन द कंप्लीशन ऑफ वेंचर, अगर वेंचर ही कंप्लीट हो गया है, जो वर्क सौंपा गया था प्रिंसिपल ने एजेंट को वो वर्क ही कंप्लीट हो गया है तो भी एजेंसी कंप्लीट हो जाएगी। अगर प्रिंसिपल की डेथ हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गया है तो भी एजेंसी टर्मिनेट ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो जाएगी। इंसॉल्वेंसी कहते हैं अदर देन कंपनी के लिए, कंपनी के लिए कहेंगे उसी चीज को वाइंडिंग अप। अगर कंपनी प्रिंसिपल है और कंपनी का वाइंडिंग अप में जा रही है तो भी एजेंसी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये कुछ केसेज हैं जहां जहां पर ऑपरेशन ऑफ लॉ से जो एजेंसी वो टर्मिनेट हो जाती है। 1 बाय 1 कर करके हम इसे पढ़ते हैं। पहला है ऑन कंप्लीशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द एजेंसी, एन एजेंसी इज ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड व्हेन द बिजनेस ऑफ एजेंसी इज कंप्लीटेड। Example, X appointed Y to sell his goods. Y sold those goods as per the terms of the agency. It was held that agency terminated on the completion of the sale and the agent has no authority to alter the terms of sale after its completion, on death or on becoming of unsound mind of the principal agent. या तो डेथ हो जाए प्रिंसिपल की, या प्रिंसिपल अनसाउंड हो जाए, या एजेंट की डेथ हो जाए, या एजेंट अनसाउंड माइंड हो जाए तो भी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। जनरल सा केस है। हाँ, अगर प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है, प्रिंसिपल अनसाउंड माइंड हो जाता है तो एजेंट की इतनी ड्यूटी जरूर है कि टर्मिनेट होने के बाद भी एक रीजनेबल केयर, कुछ समय तक, रीजनेबल टाइम तक वो अपने प्रिंसिपल को बचाने के लिए, प्रिंसिपल की एस्टेट को बचाने के लिए वो रीजनेबल केयर जरूर रखेगा, रीजनेबल डिसीजन जरूर लेता रहेगा। एक बार इसे पढ़ लेते हैं।
An agency is automatically terminated when the principal or agent dies or becoming of unsound mind. Duty of the agent: the agent is bound to take on behalf of the representative of his late principal all reasonable steps for the protection and preservation of the interest entrusted to him. On insolvency of the प्रिंसिपल, ये अपने आप पढ़ लीजिएगा, हेडिंग से पता लग रहा है, एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। ऑन एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड, यहाँ पर भी हो जाएगी। ऑन रिस्ट्रिक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जिस चीज को बेचने के लिए आपको एजेंसी दी गई थी, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो भी एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। इंसॉल्वेंसी आई चुका है तो कंपनी के केस में उसे कहते हैं ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। और एक केस है ऑन प्रिंसिपल बिकमिंग एन अलाइन एनिमी, जैसा आपको पता है कि अलाइन एनिमी के साथ किया गया कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशियो होता है, और अगर आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है लेकिन बाद में वो अलाइन एनिमी बन जाता है जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टियां हैं, तो उस दौरान तक वो सस्पेंड रहता है। तो यहाँ पर भी अगर आप एक फॉरेनर प्रिंसिपल के बिहाफ पर आप एजेंट बन रहे हैं लेकिन उससे इंडिया का डिक्लेरेशन ऑफ वार हो जाए उस देश से जिस देश का वो निवासी प्रिंसिपल, तो आपकी एजेंसी भी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। और नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इररिवोकेबल एजेंसी। लास्ट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है। अभी आपने पढ़ा कि एजेंसी टर्मिनेट की जा सकती है, लेकिन इररिवोकेबल एजेंसी यानी कि वो एजेंसी जो टर्मिनेट ही नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है कि अगर दो पार्टियां तैयार हैं एजेंसी को टर्मिनेट करने के लिए तो हो जानी चाहिए म्यूचुअल एग्रीमेंट से। और कुछ केसेस में आपकी ऑपरेशन ऑफ लॉ में भी देखा हमने, लेकिन इररिवोकेबल एजेंसी ऐसी है कि वो टर्मिनेट ही नहीं हो सकती है। इसके भी 3 केसेस हैं। पहला केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी 2 केस तो बहुत लॉजिकल से हैं। तो पहले मीनिंग पढ़ते हैं। द टर्म इररिवोकेबल एजेंसी मीन्स एन एजेंसी विच कैन नॉट बी रिवोक्ड और टर्मिनेटेड बाय द प्रिंसिपल। सर्कमस्टांसेस व्हेन द एजेंसी इज इररिवोकेबल, कौन से वो सर्कमस्टांसेस हैं जब एजेंसी इररिवोकेबल होगी, यानी कि प्रिंसिपल एक तरफा इन्हें रिवोक नहीं कर सकता है। तो पहला केस है वेयर द एजेंसी कपल्ड विद द इंटरेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि एजेंसी कपल्ड विद द इंटरेस्ट किसे कहते हैं। ये ही मुश्किल है, अगर केस आता है तो हमें ये पहचानना पड़ेगा केस में कि क्या इस केस में एजेंसी कपल्ड विद द इंटरेस्ट है। अगर ये पता लग जाए व्हेन यू डिसाइडेड कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम अ टॉपिक एजेंसी इज कपल्ड विद द इंटरेस्ट, तो आपका आंसर आ जाएगा कि ये टर्मिनेट नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि वास्तव में इस क्वेश्चन में एजेंसी कपल्ड विद द इंटरेस्ट है या नहीं है, तो फिर आप गलत डिसीजन पे पहुंचेंगे और आप ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल इसे टर्मिनेट कर सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एजेंसी कपल्ड विद द इंटरेस्ट किसे कहते हैं। एन एजेंसी सेट टू बी कपल्ड विद इंटरेस्ट when the object of creating the agency is to secure some benefit to the agent in addition to his remuneration as the agent। एजेंसी कपल्ड विद द इंटरेस्ट, नाम से भी पता लग रहा है, उसे कहा जाता है जब एजेंसी का ऑब्जेक्टिव क्या हो कि एजेंट को कुछ प्रॉफिट सिक्योर कराना हो, कुछ एक्स्ट्रा फायदा देना हो उसके कमीशन के अलावा, तो उसे कहा जाता है एजेंसी कपल्ड विद द इंटरेस्ट। ध्यान से समझिएगा एग्जाम्पल। एक प्रॉपर्टी डीलर है, आपने जो लैंडलॉर्ड है, जो ओनर है किसी प्रॉपर्टी का, उसने प्रॉपर्टी डीलर से बोला कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है, मुझे अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है। प्रॉपर्टी डीलर तैयार हो गया उसकी प्रॉपर्टी को सेल आउट कराने के लिए। एक कमीशन तय हो गया कि 1% सेल प्राइस का कमीशन लिया जाएगा। इस दौरान जो ओनर है प्रॉपर्टी का, उसे कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है। प्रॉपर्टी डीलर से वो बोलता है कि मुझे 5 लाख उधार दे दीजिए और जब प्रॉपर्टी सेल होगी मैं आपका 5 लाख रुपए चुका दूंगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चों को ये सिचुएशन एग्जाम्पल क्लियर है। अब प्रॉपर्टी डीलर जान पहचान का था, उसने दे दिए कि ठीक है कोई बात नहीं। बाद में ओनर 4 दिन बाद उधार मिलने के बाद मना करना चाहता है कि मैं अपने मकान बेचने का जो मैंने विचार था वो त्याग दिया है, अब आप पार्टी ढूंढना छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो आप बताइए कि क्या यहाँ पर एजेंसी
कपल्ड विद द इंटरेस्ट है या नहीं है। यहां पर एजेंसी कपल्ड विद द इंटरेस्ट है या नहीं है, तो सभी बच्चों का जवाब आ रहा है। अब आगे की 2-3 लाइनें और पढ़ लीजिए तो पता लग जाएगा कि कपल विद द इंटरेस्ट है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नहीं है। अभी इसी चीज को जब मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा तो वहां पर कपल विद द इंटरेस्ट आ जाएगी। वेयर द इंटरेस्ट और द एजेंट अराइजेज आफ्टर द, हाँ हमने यहां तक पढ़ लिया था। इट मे बी नोटेड दैट एजेंसी कैन नॉट बी सेड टू बी एजेंसी कपल्ड विद द इंटरेस्ट इन द फॉलोइंग केसेस। कब कब नहीं कहलाई जाएगी? वेयर द इंटरेस्ट ऑफ द एजेंट अराइजेज आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द एजेंसी, यानी कि जो इंटरेस्ट अराइज हुआ है वो एजेंसी को क्रिएट करने के बाद अराइज हुआ है, तो इसे एजेंसी कपल्ड विद द इंटरेस्ट नहीं कहा जा सकता है। इंटरेस्ट क्या था प्रॉपर्टी डीलर का प्रॉपर्टी को बेचने में, कि उसने जो उधार दिए 5 लाख वो और मिल जाएंगे साथ के साथ, ठीक है। लेकिन जो उधार दिए गए थे एजेंसी पहले क्रिएट हुई थी, उधार बाद में दिए गए थे। मेरे ही एग्जाम्पल में अगर पहले से, क्योंकि दोनों में जान पहचान है, प्रॉपर्टी डीलर ने किसी और वजह से पहले से ही 6 महीने पहले, 1 साल पहले से उधार दे रखे थे ओनर को कि 5 लाख रुपए। अब जब प्रॉपर्टी डीलर अपने पैसों की डिमांड कर रहा है, ओनर के पास नहीं मौका लग पा रहा है कि वो उसको चुकाए, तो ओनर ने कहा कि ठीक है मेरी प्रॉपर्टी आप बेच दीजिए और उसमें से अपना कमीशन और जो 5 लाख रुपए हैं वो रख के मुझे वापस दे दीजिएगा। तो इसे कहा जाएगा एजेंसी कपल्ड विद द इंटरेस्ट। अगर आपने एजेंट बना दिया एक बार तो प्रिंसिपल अकेला एक तरफा एजेंसी को रिवोक नहीं कर सकता है। लेकिन एजेंसी कपल्ड विद द इंटरेस्ट कब अराइज होगी? अगर इंटरेस्ट पहले हो और एजेंसी क्रिएट बाद में हो। इज इट क्लियर? नो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी कपल्ड विद द इंटरेस्ट where the agent had himself an interest in the property which form the subject matter of the agency. The agency cannot, in the absence of an express contract, be terminated to the prejudice of such interest. बी और सी जो हैं वो एक जैसे केसेज हैं। बी केसेज में क्या था कि where the agent had partly exercised his authority, एक बार एजेंट प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को अथॉरिटी दी, प्रॉपर्टी बेचने की ही दी। चलिए एक केस ले लेते हैं। एक प्रॉपर्टी के ओनर ने अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क किया, उसे अथॉरिटी दी। अब जो भी पार्टी खरीदने वाली आती है वो डायरेक्ट डीलिंग जो है प्रॉपर्टी डीलर से करती है, और प्रॉपर्टी डीलर ने एडवांस मनी ले ली उस प्रॉपर्टी के बदले में। बयाना जिसे बोलते हैं हिंदुस्तानी भाषा में बयाना बोलते हैं, एडवांस मनी प्राप्त कर ली। अब जो ओनर है प्रॉपर्टी का उसका मन चेंज होता है कि मैं तो नहीं बेचूंगा। तो यहां पर रूल ये है क्योंकि एजेंट ने पार्टली एक्सरसाइज कर ली अपनी अथॉरिटी को, यानी कि बयाना पकड़ लिया, तो यहां पर प्रिंसिपल उस अथॉरिटी को वापस नहीं ले सकता। अगर कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं होती तो आप कभी भी एजेंसी को रिवोक कर सकते हैं, जब तक कि वो ट्रांजैक्शन, जब तक कि वो काम ना हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिंसिपल वापस ले सकता है। लेकिन अगर पार्टली एक्सरसाइज हो चुकी है अथॉरिटी एजेंट के द्वारा तो वो एजेंसी वापस नहीं ली जा सकती। द प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक द अथॉरिटी गिवन टू हिज एजेंट आफ्टर द अथॉरिटी हैड बीन पार्टली एक्सरसाइज सो फार रिगार्ड सच एक्ट एन ऑब्लिगेशन एंड अराइजेज from acts already done in the agency. Thus the principal cannot revoke the agent's authority for the act already done. Clear है? तीसरा है where the agent had incurred a personal liability. अगर एजेंट ने किसी ट्रांजैक्शन को कराने में, थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के बीच किसी ट्रांजैक्शन कराने में कुछ पर्सनल लाइबिलिटी अराइज हो जाती है एजेंट की, तो उस केस में भी प्रिंसिपल एक तरफा एजेंसी को रिवोक नहीं कर सकता। तीसरा केस ही है। तो जो सेकंड और थर्ड केस है वो तो वैसे भी आप पता लगा लेते, उसमें कोई बात नहीं है पढ़ाने की, लेकिन जो एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, उसे समझना ज़्यादा जरूरी था कि एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट कहते कैसे हैं। उसकी जो कंडीशन है वो हमने चेक कर दी कि अगर इंटरेस्ट पहले आएगा एजेंसी बाद में आएगी तो ही एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट चलाई जाएगी। अगर एजेंसी पहले आई इंटरेस्ट बाद में आया तो उसे एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट नहीं कहा जा सकता और वो एजेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। तो सी पार्ट, वेयर द एजेंट हैज इनकर्ड ए पर्सनल लायबिलिटी, तो भी एजेंसी कैन नॉट बी टर्मिनेटेड बाय द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक द एजेंट्स अथॉरिटी
for the authorized act in respect of which the agent has already incurred a personal liability। तो ये आपका जो है चैप्टर फिनिश हो जाता है। इसके बाद से आपके MCQ स्टार्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास से हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे और वो चैप्टर होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। वो चैप्टर अपने आप में काफ़ी टेक्निकल है। रादर मैं ये कहूँगा कि CA इंटरमीडिएट में जितना भी सिलेबस है आपका, तो उसमें सबसे ज़्यादा टेक्निकल वही चैप्टर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिशन नोट की बात होगी उसमें, तो आप लोग अकाउंटेंसी में भी काफ़ी पढ़ के आए हैं उसके बारे में। तो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। इतने आप सब लोग MCQ निपटा लीजिएगा, फिर मैं एक क्लास में MCQ भी आपको करा दूंगा। जो जो भी प्रॉब्लम होगी इतने आप MCQ निपटा लीजिएगा। थैंक यू।